जानी क्या हुआ, चल ना डांस करते हैं। सैम ने जो नशे में धुत दास में मुश्किल था आकर इमराज की कार में घुसकर कहा, जो बार टेबल के पास बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए किसी गहरी सोच में था। मेरे बाप की शादी है जो नाचूं। वो भड़क उठा। आज ये शराब भी इसके अंदर की आग को बुझा ना सकी। इन्हें शादी की जरूरत है। सैम खबासत से मुस्कुराता उसे बहुत कुछ जता गया। इमराज जो पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था उठा और बगैर किसी की परवाह किए लगातार घूंसे उसके मुंह पर दे मारे। सर रुके। एक वेटर ने जारी का हाथ पकड़ा जिस पर जारी ने हाथ छुड़वाकर उसे दूर धकेला और क्लब से बाहर निकल आया। सैम शराब की वजह से बेहोश हो चुका था। वो क्लब से बाहर निकलते ही कार में आ बैठा। गाड़ी घर की तरफ रवाना थी जो यहाँ से नामुश्किल 10 मिनट की फासले पर था। घर पहुंचते ही नहाने के बाद भी जब इसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो जिम में चला आया जो इसकी जिद पर इसके बाप ने बनवाया था। वो अक्सर यहाँ आकर अपना गुस्सा ठंडा करता। यहाँ तरह तरह की मशीन्स थी जो इमराज ने अपने मुताबिक मंगवाई थी, जिनमें ट्रेडमिल, केबल रो, चेस्ट फ्लाई, शोल्डर प्रेस, बाइस कर्ल्स बेंच शामिल थी। अंदर आते ही जरी ने सबसे पहले पैचिंग ग्लोव्स पहने। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक वेस्ट में मुबलिस था। बाल बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे पड़े थे। इस वक्त इसकी आंखों में पैचिंग बैग्स देखते ही खून उतर आया। बाएं में मुबलिस चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया। हिजाब तासीर और बढ़ाते हुए उसने जोर से हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से पैचिंग बैग पर दे मारा। फिर वो रुका नहीं था, दोनों हाथों से तब तक मारता रहा जब तक थक नहीं गया। अभी भी वो बुरी तरह अपना गुस्सा पैचिंग बैग पर निकाल रहा था। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबू था। दोनों हाथ से पैचिंग बैग थाम कर वो रुका। आंखों में नफरत थी, बेइंतहा नफरत। हिजाब तासीर, तुम्हें मैंने बेहिजाब ना किया तो मेरा नाम इमराज हयात नहीं। पैचिंग बैग को आखिरी पंच से नवाजते उसने ग्लव्स उतार कर दूर फेंके। वो महवेश को लेने जूरी आया और उसे अपनी टीचर से भी मिलना था जो कल की फ्लाइट से पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़कर हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। वो अंदर की तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र हंसती मुस्कुराती हिजाब पर पड़ी जो बहुत इख्तियार से निकाब हल्का सा ऊपर करके समोसा खा रही थी ताकि चेहरा किसी की नज़र में ना आए, और आगे चाय के 2 कप्स रखे थे। वो उसे पुरसुकून देखकर धड़धड़ाता हुआ इसके सर पर जा खड़ा हुआ। समझती क्या हो खुद को? तुमने मुझे इमराज हयात को रिजेक्ट किया है क्या? तुम्हें किस बात का गरूर है? ना दौलत है ना शोहरत। गली का कोई पालतू जानवर तक तुम्हारे बाप को नहीं जानता। रात भर का जागा वो नफरत की आग में जलता रहा। अपने अंदर की नफरत अपने लफ्जों से उगल रहा था। जरी ने आते ही इसका बाजू पकड़कर नफरत भरे लहजे में कहा, साथ टेबल पर रखे प्लास्टिक के कप्स दूर उछाले। इज्जतदार लोग जानते हैं शरीफ इंसान है मेरे अबू। गली का हर शरीफ इंसान इन्हें जानता है। हाँ, तुम जैसे शराबी इन्हें नहीं जानते। अफसोस, क्योंकि तुम लायक नहीं बुराई में रहने वाले नेकी और नेक लोगों से जान रहते हो। और रही बात गरूर की, तो रहा है तुम मेरे नजदीक एक चुटकी के बराबर भी अहमियत नहीं रखते। तुम्हें जानता कौन है? शहर के मशहूर लोग। एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हें जानता है? कभी हाजिरी लगाई है इसकी बारगाह में? नहीं ना। अफसोस, खुदा तुम जैसे लोगों को अपने पास बुलाता भी नहीं। गुनाह की दुनिया में रहने वाले लोग नेकी की महक से भी अनजान रहते हैं। वो सांस लेने को रुकी, इसकी तरफस बढ़ रहा था। अब तुम बताओ, तुम्हारी अहमियत कैसी हुई रिश्ता भेजने की? तुम में है क्या कोई एक अच्छी आदत, कोई एक नेकी? कभी एहतराम किया है बुजुर्गों का? नहीं ना। तुम तो अपने बाप तक को नहीं पूछते और दुनिया के सामने इनके बलबूते पर हुई जीत की फतह बनाते हो। तुमसे दोगले मुनाफिक कौन होगा जिसका पूर्व शराब में डूबा हुआ है? तुम जैसा शख्स आबे हयात से भी नहा ले तो गंदगी की बू नहीं जाएगी। रिश्ता तो बहुत दूर की बात, तुम जैसे शख्स से मैं बात तक ना करूं, अंडरस्टैंड? दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
जिंदगी के 28 साल इसकी आंखों में किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। इसकी आंखें आज पहली बार झुकी थी, शर्म से नहीं बल्कि जिल्लत से। अनजाने क्यों आज इसके पास कोई जवाब ना था। इसकी किसी एक बात का जवाब तक इब्राज हयात के पास नहीं था। इसका बचपन, इसकी पूरी की गई हर जिद, इसकी ख्वाहिश, लोगों की आंखों में रक्स, इसकी अचीवमेंट्स, सब किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के आगे घूम रहा था। फिर यकदम वो रात जिसने उसे 3 साल बेचैन किया, हाँ वो रात। नफरत है उसे उस रात से, उस लड़की से। यकदम बेज़रार हयात ने अपनी आंखें खोली। इसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि जीत थी। वो समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही लम्हे उस शख्स ने उसे बेनकाब कर दिया। एक पल जाया किए बगैर वो पेन हटा दी, जिसकी वजह से स्कार्फ का वो हिस्सा ढलक गया और हिजाब का खूबसूरत चेहरा इसकी आंखों में हफ्स हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे भारी थप्पड़ की आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। तुम मुनाफे की नहीं, काफी भी हो। हिजाब पागलों की तरह चीखती, इसका सांस फूल रहा था। इसने तीर की तेजी से कपड़ा उसी जगह करके हाथ से निकाब पकड़ा। आज से पहले कभी उसे रसवाई का एहसास नहीं हुआ। आज पहली बार क्या कुछ ना महसूस किया, जिल्लत, शर्मिंदगी। इस पल उसने मौत की शिद्दत से दुआ की। उसे अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई। आज उस शख्स ने उसे बेनकाब कर दिया, लेकिन उसे लग रहा था आज वो बेहिजाब हो गई। अल्लाह की लानत हो तुम जैसे हैवान पर। हिजाब ने दूसरे हाथ से उसकी शर्ट का काला जगड़ा, इसके लहजे से झलकती नफरत, और अमल ने महविश को सर पास रख दिया, जो अपने भाई के अमल को मुंह खोले देख रही थी। वो कैफेटेरिया में आई थी तब जब इब्राज उसे ढूंढता यहाँ आया था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? सही कहता है वो, क्या हैसियत है तुम्हारी? महविश ने जोर से इसका हाथ झटका। जवेरिया जो बुत बनी खड़ी थी फौरन अल्टर हुई। उसे पता था मजीद तमाशा इन्हें जूरी से निकलवा देगा। आखिर वो इन अमीरों की हैसियत से वाकिफ थी। हिजाब चलो। जवेरिया ने इसका हाथ पकड़ा। लीव मी जवेरिया। हिजाब ने गुस्से से इसका हाथ झटका। तो अपने आवारा भाई को बोलो मुझसे दूर रहे, वरना नफरत व हकारत इसके लहजे से झलक रही थी। चलो हिजाब। जवेरिया बेदत पर उतर आई, लेकिन हिजाब अपने जगह से ना हिली, जबकि हिजाब के इस लहजे ने महविश के गुस्से को और बढ़ावा दे दिया। जल्दी आग में तुमने खुद को झोंका, अब देखना अपना हशर। मेरा भाई दोस्तों को नहीं छोड़ता तुम तो फिर तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है। हिजाब तासीर। महविश ने उसे उंगली उठाकर वार किया, जबकि जवेरिया इसका हाथ पकड़ती उससे कैफेटेरिया से बाहर ले आई। इब्राहिम ने महविश का हाथ झटका। कैफेटेरिया में बैठे सारे लोग उसी को देख रहे थे। इनमें से कुछ वो चेहरे भी थे जो इब्राहिम को इज अ सीनियर रिस्पेक्ट देते थे। आज इब्राहिम ने सिर्फ अपनी इस गुस्से की वजह से 5 साल की बनाई रेपुटेशन लम्हों में गंवा दी। कोई उसे नफरत तो कोई उसे हकारत भरी नजरों से देख रहा था। इतना दुख था तो आकर उसे बचाते, फकार कर कहता वो वहां से निकलता चला गया। महविश ने फौरन हया साहब को कॉल मिलाई। आई डोंट केयर, वो लड़की मुझे चाहिए 1 घंटे के अंदर, जहाँ से चाहे ढूंढ के लाओ, लेकिन याद रखना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। अगर मेरे सामने ना हुई तो देखना तुम्हारा क्या हर्षक करता हूँ। हया साहब के मैनेजर को कॉल करने के बाद हिजाब की सारी इंफॉर्मेशन इसने टेक्स्ट की। गुस्से की शिद्दत से इसके बाजू तक की नसें वाज़ेह हो रही थी। उसे हिजाब नाम से ही नफरत होगी। अगर वो इस वक्त इसके सामने होती तो वो उसे अपनी गाड़ी तले कुचल देता। हिजाब तासीर, एक दफा मेरे हाथ आ जाओ, वो हाल करूंगा तुम्हारी नस्लें कांप उठेगी। स्टीयरिंग को जोर से थामे, इसके आग से नफरत छलक रही थी। दिल में ख्वाहिश जागी, काश वो सामने होती और वो उसे बुरी तरह कुचल डालता। अपनी इस शैतानी सोच पर उसे खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन इंसान क्या जाने किस्मत में क्या लिखा है। और दूसरे को मौत के घाट उतारने वाला क्या जाने कि मौत उसे खुद अपनी लपेट में लेने को इसके सर पर खड़ी हो। और यही हुआ था। अगले लम्हे उसकी कार बुरी तरह सामने आती कार से टकरा गई। 2 घंटे से वो बेहोश व हवास से बेगाना जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दूसरों को झुकाने वाला आज खुद किसी के दर पर सवाली बना खड़ा है। कौन जानता है अगले लम्हे कौन सा तूफान आएगा। इंसान बस एक कठपुतली है इस मैदान में। जिंदगी सवार
मारने वाली तो खुदा की ज़ात है। हया साहब कॉन्टिनेंट में चक्कर लगाते अपने इकलौते बेटे के लिए दुआ गोते महविश इन्हें अबराज के गुस्से से आगाह कर चुकी थी। स्टाफ मैनेजर की काल ने इनके पसीने छुड़वा दिए। अगर हिजाब को इनका बेटा किडनैप कर लेता तो सालों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती थी। सबका शक इमराज पर ही जाता। वो इसी कश्मकश में उलझे थे कि एक अनजान नंबर से कॉल आई। इमराज ने वॉलेट में मौजूद इनके विजिटिंग कार्ड को ढूंढकर उस अनजान आदमी ने इन्हें इमराज के एक्सीडेंट की खबर दी। वो इतने परेशान थे कि घर कॉल करके भी इतला नहीं दी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। नर्स की इतला देने पर वो फौरन तेज कदम उठाते अंदर चले गए। इन्हें होश आ गया है, फिक्र की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने इमराज के बाजू पर इंजेक्शन लगाते कहा और साथ ही इसके केस फाइल लेकर रूम से निकल गए। इमराज, मेरे बच्चे। हया साहब तो एक मजबूत दिल के मालिक थे। बेटे को इस हालत में देख इनके भी आंखें निम हो गई। डैड, इमराज ने बाप की आवाज सुनकर बामुश्किल आंखें खोली। आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया तो जैसे जहर बेदार हुआ। हाँ बोलो मेरे बेटे। इमराज ने गर्दन इनकी तरफ मोड़कर बेबसी से अपने होंठ काटे, फिर यकदम आंखें खोलकर तेज लहजे में बोला, नहीं, मेरे सामने ये नाटक नहीं, मुझे हिजाब तासीर चाहिए अभी। पट्टी में जगह हाथ जोर से बेड पर मारा। तासीर साहब समझ गए वो इनकी एक नहीं सुनेगा और इसका खुद को नुकसान पहुंचाना इन्हें तकलीफ देता है। देखो, अगर उसे किडनैप किया तो पहला शक तुम पर ही जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई सजा हो। वो बेबसी की इंतहा पर थे। इनका बेटा अपनी जिद से इन्हें पागल कर रहा था। सजा सहने की आदत है, बचपन से सहता आ रहा हूँ। आप मुझे तासीर उस हिजाब के बाप के पास ले जाए, वरना इस दफा बच गया, अगली दफा नहीं बचूंगा। और इमराज की धमकी काम कर गई। रात तक का वेट करो, मैं इंतजाम करता हूँ। इसकी पेशानी चूम कर हया साहब ने नरमी से कहा। इमराज ने इनका हाथ झटक कर आंखों पर बाजू रखकर, इसका एक हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर था और माथे पर पट्टी बंधी थी, सिर्फ टांगे महफूज थी। तासीर साहब ने गंदम और चावल का छोटा सा कारखाना था जिसमें इनके 3 भाइयों का हिस्सा था। सब साथ मिलकर कारोबार चलाते थे। वो रात के पहर गोदामों में एक आखिरी चक्कर लगाने आए थे कि कुछ लोग आकर एक गोदाम में घुस गए। अरे क्या करे और कौन हो तुम लोग? किससे पूछकर घुस आए। 3 अच्छे खासे पहलवानों सी जिसामत वाले आदमी आकर खामोशी से खड़े हो गए, जैसे किसी के हुक्म का इंतजार हो। बराती है, इजाजत थोड़ी लेंगे, बस ले उड़ेंगे। इमराज की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़े। तभी इनकी नजर हया साहब पर पड़ी। वो इमराज को तो नहीं, लेकिन हया साहब को अच्छी तरह जानते थे। इमराज के इशारे पर इनके साथ आते तीनों लोगों ने 3 कुर्सियां, 2 आमने सामने और एक बीच में रखी। तीनों कुर्सियों के बीच 4-5 कदम का फासला था। कौन हो तुम? तासीर साहब ने डायरेक्ट इमराज से पूछा। इनकी छठी हिस्स पहचान चुकी थी वो कौन हो सकता है। आपका होने वाला दामाद। कहते ही वो चेयर पर आ बैठा। साथ तासीर साहब को भी इशारा किया, जिन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बकवास मत करो, वो धाड़े। तभी इमराज के इशारे पर एक आदमी ने जबरदस्ती पकड़ कर बिठाया। तासीर साहब, सुना है आपका बेटा बहुत जहीर है, आपकी आखिरी उम्मीद है, बुढ़ापे का सहारा। अगर वो ना रहे तो? इमराज ने टांग पर टांग रख के कहा। एक टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ जो दूसरे पर रखी थी। तुम होश में हो? एक बार फिर वो चिल्ला उठे। उठ खड़े हुए। यार बिठाओ इन्हें। पूरे बेगम साहबा पर गए हैं, जो वो भी इन्हीं की तरह जज्बाती है, अपना नुकसान करने वाली। मजाया अंदाज में कहते आखिर में वो संजीदा हुआ। आदमी ने फिर तासीर साहब को बिठाया और इनके पास आ खड़ा हुआ ताकि वो उठ ना पाए। तासीर साहब खामोश बैठे रहे क्योंकि जानते थे अक्लमंदी इसी में है। कूल डाउन तासीर साहब, आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की जिस लहजे में तुम्हारी बेटी बकवास करके गई है। ठंडी ठाल लहजे में वो गोया हुआ। जिस तरह आपका बेटा आखिरी उम्मीद है, इसी तरह मैं अपने बाप की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ या मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो डैड लाशें गिरा देंगे आपके खानदान की। इमराज
एक एक लफ्ज इनके दिल में होता दर्द मजीद बढ़ा रहा था। वो बेखौफी से अपना जहर उगल रहा था। जो हिजाब तासीर का थप्पड़ इसके अंदर बढ़ गया थप्पड़ इसके अंदर बढ़ा गया। तो मेरी बात गौर से सुने हिजाब तासीर, आपकी बेटी कल तक उसे राजी करे मुझसे निकाह के लिए, वरना यकीन जाने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रातों रात गायब हो जाएगी आपकी बेटी। मिली भी तो पहले की तरह। वो रुका। इसकी हंसी तासीर साहब को जहर से भी ज्यादा जहरीली लगी। हया साहब खुद अपने बेटे पर शर्मिंदगी के बजाय फख्र कर रहे थे। आप समझ गए होंगे, कहती ही वो उठा और कदम बढ़ाता इनके सामने आ खड़ा हुआ। और हाँ, यहाँ से भागने का सोचना भी मत। ये शहर डैड के अंडर कंट्रोल है। इतनी तफसील कभी पेपर्स में लिख कर नहीं आया। अब भी खोपड़ी खाली है तो याद रखना बेटा होगा ड्रग्स के केस में सलाखों के पीछे। बेटी इमराज इनके सर पर 2 उंगलियों से ठोक लगाते कहा और कहका लगाकर हंसा और हंसता चला गया। तासीर साहब का एक हाथ नीचे ढलक गया। बेटी का सुनकर इनकी रूह कांप उठी। इनकी आंख से एक नन्हा सा मोती गाल पर फिसला। चले डैड जरी के इशारे पर तीनों लोग अल्टर होकर इसके पीछे चल दिए। हया साहब सीना चौड़ा करके फखर से बेटे के पीछे चल दिए। बाबा उसामा भागता हुआ आया। जैसे ही उसने बाहर 2 गाड़ियां खड़ी देखी, वो फौरन गोदाम के अंदर बाप के पास आया और इन्हें रोता देख वो खुद रढाल हो गया। गुड एवरी मैम। गुड इवनिंग मैम। वो बच्चों को ट्यूशन छोड़कर घर के लिए निकली थी। अभी वो एक स्टॉप पर रुकी थी कि उसे अपने शोहर के ऑफिस से कॉल वसूल हुई, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। गुड इवनिंग जी, कहे आप मुझे कैसे याद किया? फोन रिसीव करते ही वो राहत मुहद्दम लहजे में गोया हुई। मैम वो सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, इन्हें अर्जेंट एक फाइल चाहिए जो उन्होंने आपकी कार में रखी थी। वो लड़की एक ही सांस में बोलती उसे हैरान और परेशान कर गई। मेरी कार? आर यू श्योर? इनकी अपनी कार है, मेरी कार में क्यों रखेंगे? सिग्नल की ग्रीन लाइट होती वो अपनी कार आगे बढ़ा गई। उसे अजीब सा लग रहा था, इसका शौहर तो कभी इसकी कार लेकर नहीं गया, फिर फाइल कैसे रह गई? आई डोंट नो मैम, आप सीट कवर में चेक करें, सर ने वही का बताया था। अपनी सोचों में उलझी वो कोई पार्किंग एरिया देखकर कार रोकने का सोच रही थी कि दूसरी तरफ इसकी बात सुनकर गहरा सांस लेकर रह गई। वेट अ मिनट। एक शॉप के बाहर उसे खाली जगह मिली जहां आसपास काफी गाड़ियां खड़ी थी। उसने कार रिवर्स करके वही खड़ी की और खुद फोन वही फ्रंट सीट पर रखकर कार से बाहर निकली कि पिछली सीट कवर्स देखने पिछले वाली साइड आ गई। पिछली सीट कवर्स में अंदर ही एक फाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरान रह गई और फाइल लेकर फ्रंट सीट पर आ बैठी। 7 सीट पर पड़ा फोन कार से लगाया। हाँ है, ओके मैं खुद ले आती हूँ। वैसे मीटिंग कब तक खत्म होगी? फाइल रखकर उसने फौरन कार स्टार्ट की। मैम जल्द ही, तकरीबन 10 मिनट में। आपके पास जो है वो अर्जेंट है, इसकी कॉपी हमारे पास है, वो मीटिंग के लिए नहीं है, बस क्लाइंट्स को देनी है। ओके। वो अभी भी हैरत का शिकार थी। फोन काट कर वो ऑफिस की तरफ चल दी। ये ले फाइल। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो ऑफिस पहुंची और आते ही सामने बैठी रिसेप्शन को फाइल पकड़ा दी। थैंक यू मैम। मुस्कुराते हुए उस लड़की ने फाइल थामी। वो जाने ही लगी थी कि उसे शोहर का ख्याल आया, क्यों ना वो इससे मिल कर जाए। दिल के शोर पर वो खुद हैरान थी। वैसे सर कहाँ है? झिझकते हुए उसने पूछा ही लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आई वो शोहर है, आखिर मिलने में झिझक कैसी? मैम वो अपने कैबिन में है। लड़की ने राइट साइड पर इशारा किया। कोई है तो नहीं अंदर? उसने जानना मुनासिब समझा। मैम अलीजा। एक कदम कैबिन की तरफ बढ़ाया था कि ये नाम सुनकर ठटक कर रुक गई। ये कौन है? आज से पहले तो नहीं थी। वो खुद नहीं जानती लहजे में गुस्से की रकम कैसे आई। सर की वाइफ। वो लड़की डरते डरते मुश्किल बोल पाई, साथ एक कदम पीछे हुई कि कहीं सामने रखा क्रिस्टल ही सर पर न दे मारे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो चिल्ला उठी। सॉरी होने वाली, नेक्स्ट वीक इनकी शादी है। एक ही सांस में बोलते वो थोड़ा और पीछे खिसकाई। किसने कहा पागल हो तुम? दांत पीसते वो गोया हुई। मैम आप
कि किसी से भी पूछ ले, सुबह सर ने अनाउंस किया था। वो लड़की कहती फाइल उठाकर दौड़ी, जबकि वो एक एक कदम उठाती अपने शौहर के कैबिन की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। सामने रखे लैपटॉप पर वो दोनों किसी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो माफ जहर के साथ एक एक कदम पीछे बढ़ रही थी। सामने नजर आता मंजर पल पल धुंधला रहा था। दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिल दिल गम की शिद्दत से फट रहा था। सिर्फ मुंह मारता हूँ ना, ऐसा ना हो तुम्हारी ये बेतुमारी देख कर किसी दिन दूसरी शादी कर लूं। वो चीख रहा था, इसके कानों में बार बार यही जुमला दौड़ रहा था। उसने अपनी दोनों हाथ कानों पर रखे। वो इस आवाज से दूर जाना चाहती थी, इस दोगले इंसान से दूर। वो यकदम भागती गिलास फॉल धकेल कर बाहर आ गई। आंसू बेदर्दी से रगड़ते उसने कार स्टार्ट की। कभी पास बैठकर महसूस कर रहा, ना शराब की बू आएगी ना नशे में धुत मिलेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर अफसोस खूबसूरत रही। दीन तो कहता है नाचने वाली से नफरत ना करो। तुम नेक लोगों में ऐब ढूंढते फिरते हो, तुम्हें हक नहीं, तुम मेरे और अल्लाह के दरमियान आओ। दिमाग पर मुसलसल हथौड़े बरस रहे थे। ये आवाजें उसे जीने नहीं दे रही थी। अगर ये बंद ना हुई तो यकीनन वो पागल हो जाएगी। आज वो कैसे नन्हे बच्चे की तरह सिसक कर रो रही थी। शाम के इस टाइम जहाँ सड़कों पर गाड़ियों का हजूम था, वो बला खौफ फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाए जा रही थी कि वो कहीं दूर जाना चाहती थी, जहाँ ये आवाजें ना हो, कहीं कोई ना हो, बस वो अकेली तरह किसी वीराने में जहाँ उसे अपनी आवाज तक न सुनाई दे। बस खामोशी हो, सिर्फ खामोशी। फुल स्पीड से कार आगे बढ़ाते उसने यू टर्न लिया। वो हाथ की पुश्त से आंख को रगड़ा तो सामने का मंजर कुछ वाज़ेह हुआ। सिग्नल की रेड लाइट देखकर भी वो ना रुकी। उसे अब बस इन आवाजों से दूर जाना था। अभी बस अगला सिग्नल तोड़ती कि उससे पहले इसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने बिना देखे कपवाते हाथों से फोन उठाया। हेलो। ये आवाज सुनकर वो हिचकियां लेकर रो दी। बाबा, सब खत्म हो गया, सब धोखेबाज है। यहाँ हर किसी को मैं मुजरिम लगती हूँ, ऐशा भी मुझे गलत कहती है, और इस धोखेबाज ने बाबा दूसरी शादी कर ली। मुझे बर्बाद करके वो सुकून में है। उसे ना कल मेरी परवाह थी ना आज है। सब झूठ बोलते हैं, सब। आपने भी मेरे साथ गलत किया। काश मुझसे ऐसी जिंदगी की इल्तिजा करने से पहले मार देते। अब देखिए ये आवाज़ें, ये मुझे मार देगी। बाबा मुझे मार। आ टायर की चिचियाहट आवाज फोन की दूसरी साइड सुनते शख्स को दिल दहला गई है। जहाँ वो चीखे टू टू टू, दूसरी तरफ फोन बंद हो चुका था। हिजाब तासीर लाल दुपट्टा ओढ़े आज खुद से भी खफा थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो शख्स इसका शौहर बनेगा। जिसके पास आती वो नफरत से मुंह फेर लेती। कैसा फील कर रही हो इस काफर की मनखुआ बनकर। आई ने उसके सामने रखी कुर्सी पर वो आ बैठा। इब्राज हयात की पोस्टमार्टम करती निगाहें इसका वजूद झलसा रही थी, जैसे आंखों के जरिए निगल लेगा। बहुत बेचैन था निकाब के पीछे छुपे इस चेहरे को देखने के लिए। पहले इससे खूबसूरत चेहरा मेरे लिए कोई नहीं था, अब नफरत है इस सूरत से। वो मुस्कुराता हुआ उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, हिजाब का दिल चाह रहा था इसका मुंह नोच ले, जो अपनी गलीत नजरें इसके पाकीज़ा वजूद पर जमाए हुए था। ऐसा क्या देख रही हो? बहुत गुस्सा आ रहा है ना? वो मुसलसल इसका जब्त आजमा रहा था। टांग पर टांग रखे बैठा वो इसे इस वक्त जहर लगा। मुझे भी आया था जब 5 साल की बनाई गई मेरी इज्जत को तुमने दो कोड़ी का करके रख दिया था। वो इस पर झुकते हुए थोड़ी को सख्ती से उंगलियों के बीच दबोचे हुए गड़गड़ाया। दूसरे हाथ से जेब में रखी सिगरेट और लाइटर निकाली। सिगरेट सिगलाकर एक लंबा कश लेकर धुआं उसके मुंह पर छोड़ा। मिस हिजाब, तुम्हारी आजमाइश का सफर आज से शुरू होता है। हिजाब बुरी तरह खांसने लगी। उसने मुंह फेर लिया। शराब और सिगरेट की बू से पागल करने को थी। उसका इशारा धुएं की तरफ था। उसे अब से वो भी इसी तरह इसकी मुट्ठी में कैद हो गई। आज भी पी कर आया हूँ, इसके बगैर जश्न अधूरा है डार्लिंग। हिजाब ने हाथ को नाक पर रखे उस मुंह से बचना चाहा। उसकी कोशिश देख वो कहका लगाकर हंसा। नजरें इन खूबसूरत होठों पर आ रुकी। उसे जज करने का मौका भला वो कैसे जाने दे सकता था। कमाल है मशरिक
की बीवी शोहर की आंखों में देखकर शर्म से नजरें झुका देती है, और तुम एक पल को इन आंखों से नजरें नहीं हटा रही, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई। वो इसके गुलाबी होठों पर शहादत की उंगली फेरने लगा। हिजाब के पूरे वजूद में अंगारे दहकने लगे। उसका जब्त यहीं तक था। वो इसका हाथ झटक कर बेखौफी से बोली, शर्म आती है मगर इन आंखों को देखकर नहीं, तुम्हें अपना शौहर मानते हुए। और मोहब्बत, वो भी तुमसे। सारी जिंदगी मोहब्बत की भीख मांगते रहोगे मुझसे, लेकिन ये पत्थर मोम नहीं होगा। और जिस दिन मैंने खुद इकरार किया तुमसे मोहब्बत का, समझ लेना हार गई हिजाब तासीर। नफरत व हकारत से कहकर वो उठ खड़ी हुई। उंगली के बीच दबा सिरकट उछाल कर वो इसके करीब हुआ। एक पल को हिजाब इसकी सुर्ख आंखें देखकर खौफजदा हो गई, लेकिन अगले लम्हे हिजाब ने बेखौफी से इसकी आंखों में देखा, वही इमराज ने इसका मुंह दबोचा। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मेरे पास आओ तो अपना माइंड सेट करके आना, और अपनी ये लंबी जबान अपने बाप के घर छोड़ आना, समझ आई है? इसका इशारा समझ कर हिजाब चीख उठी, काफिर हो तुम, इसी काफिर की बीवी हो तुम जाने मन, और जल्द ही इस काफिर के बच्चों की माँ बनोगी। गुस्से में देख वो और मुस्कुराया। होठों पर फतेहाना मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। दोज़ख में जाओगे तुम, वो चीखी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा जाने मन। दिल जलाने वाला अंदाज था। नजरें अब भी इसके होशरुबा हुस्न पर थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। हिजाब की सुर्ख आंखें छलक उठी। ये शख्स उसे पागल कर रहा था। तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले जाएगा हिजाब तासीर। अंगारे बरसाती सुर्ख आंखों से उसे देखते उसने हिजाब का जबड़ा और सख्ती से दबोचा और सख्त लहजे में गोया हुआ, इंसान से हैवान तुमने मुझे बनाया, अब रुखसती इस माह के बजाय कल होगी। इनकार किया या जबान खोली तुमने, तो याद रखना कल रुखसती से पहले तुम्हें सबकी नजरों के सामने से उठा ले जाऊंगा। अंडरस्टैंड? कहर बरसाती नजर इस पर डालकर वो इसका आज का सुकून भी ले गया। हिजाब करट खाकर इससे दूर हुई। उसे खुद से कराहत महसूस हुई। वो इसकी पुष्ट पर झुककर अपने होठों का लफ्ज छोड़कर जा चुका था। वो जानता था अब सारी रात वो अपनी पेशानी धोकर गुजारेगी, और यही हुआ था। इसके जाने के बाद हिजाब तासीर ने रगड़ रगड़ कर अपनी पेशानी साफ की। इब्राज के जाने के बाद वो वॉशरूम की तरफ दौड़ी। 1 2 3 4 5 बार मुंह धोया। उसने साबुन से तकरीबन रगड़ रगड़ के पेशानी लाल कर दी, और मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो वॉशरूम से बाहर आ गई। एक एक कदम उठाती वो ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई। नोच कर अपना लाल दुपट्टा उतारा। नजर अपने चेहरे पर गई तो पहली बार उसे अपना चेहरे से नफरत महसूस हुई, जिसे वो देखने के लिए हर बार उसे जहरी अजियत देता। आज यूरी में वाक़ये के बाद वो कितना रोई थी जब मेरी उसे घर तक छोड़कर अपने घर चली गई थी। साथ इसकी माँ को आज वाला वाक़या सुनाया। हिजाब तो उस कदर खौफजदा हो गई थी इस शख्स से कि पूरा दिन बुखार में फेंकती रही। एक अजियत अजाब से वो गुजर रही थी कि उससे अभी ने आकर मौत की खबर सुना दी। अभी उसामा चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को पुकार रहा था, साथ अपने बाप को सहारा देकर खड़ा था। किचन में काम करती आमना दौड़ती हुई आई। आकर दरवाजा खोला तो अपने शौहर को इस हालत में देख इसके औस्त खता हो गए, जो अपने बेटे के सहारे बामुश्किल खड़े थे। अल्लाह, क्या हुआ सामा? इन्हें अंदर ले आओ। एक बाजू से सामा ने सहारा दिया जबकि दूसरे से आमना ने। दोनों सहारा देकर तासीर साहब को ड्राइंग रूम में ले आए। इन्हें बिठाकर आमना फौरन पानी लेने चली गई। इन्हें क्या हुआ है सामा? तासीर साहब के होठों से पानी लगाते आमना परेशानी से गोया हुई। तभी तासीर साहब ने पानी का गिलास हाथ से पीछे किया और दोनों हाथ चेहरे पर रख के बलक बलक कर रोने लगे। इनके रोते देख आमना का जिस्म लहरने लगा। बेजान सा वजूद सवाल करने से भी काजिर था। सामा खुद इन्हें रोता देख डर गया। हिजाब जो ब्लैंकेट में घुसी आंसू बहा रही थी और अपना असेसमेंट मुकम्मल करती, सना भी इनके आवाज सुन भागती हुई आई। चारों इस ऊंचे चौड़े मर्द को रोता हुआ देख रहे थे। किसी में हिम्मत ना थी कि सवाल करे। आमना, हिजाब और सना की भी आंखें इन्हें रोता देख नीम हो गई। इनके बाप तो इनके लिए आइडल थे, जो हमेशा इन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते। खुद कहते मायूसी कुफर है, जो हालात के साथ आगे बढ़ने का
सकते ना कि उस बुरे वक्त को रोता हुआ गुजारने की तकलीफ करते। और आज वो खुद मेरी बेटियां आमना उस दरिंदे की नजरों में आ गई है। मैं इनकी हिफाजत ना कर सका। वो आया था, कह गया है वो मेरी बेटियों को अगवा। जान तो पहले ही जिस्म में ना थी, शौहर को इस तरह देखकर अब लगता है रूह भी जिस्म का साथ छोड़ गई। लफ्ज थे या बहुत धमकी अमेज आमना जान ना सकी। वो जारी से हुई पूरी बात वो कहते चले गए। सना ने खौफ से माँ को देखा। उसामा खुद सारी बात सुनकर परेशान हो गया। हिजाब जो अब तक कमजोरी के बासत बेजान थी, अब जाने कहाँ से हिम्मत आई, चीख उठी। मैं उसे उसकी औकात दिखाती हूँ, डरते हैं क्या हम उससे? अभी मुंह तोड़कर चटा। हिजाब के लफ्ज मुंह में ही रह गए। आमना का हाथ इसके गाल पर निशान छोड़ गया। अभी वो बेयकीनी से माँ को देखने लगी। जिंदगी के 23 साल मैंने इनके साथ गुजारे हैं। एक आंसू तक इनका नहीं निकला, ना मेरी वजह से ना किसी अपने की वजह से। और तुम सबको इनके अमाल याद करवाने वाली अपने गरबान में झांका है। आज तक मेरे शौहर नहीं रोए, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो लफ्ज तक मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तुम्हें समझाया था ना, जब कुत्ता भौंकता है तो उसके आगे भौंकते नहीं बल्कि रास्ता बदल लेते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे जवाब देने की? उसके कहने से कुछ हो जाता? अगर वो हमें गाली भी देता तो क्या लग जानी थी? क्या हो जाता? बोलो। तुम्हारे कहने से वो मान जाता हम आला दर्जे के हैं और तुम कौन हो उसके ईमान को जज करने वाली? हिजाब अल्लाह अपनी हकूक माफ कर देता है, लेकिन बंदों के हकूक में नाइंसाफी माफ नहीं करता। गुनाह है, सख्त गुनाह। आज देखो तुम्हारे जवाब ने क्या किया। उसके गुस्से को तुमने हवा दी, उसने तुम्हारा निकाब खोल दिया। तुमने थप्पड़ मारा तो वो आकर मेरे शौहर को धमका गया। अगर तुम वहां से चुपचाप निकल जाती तो तुम्हारी ये कैंची से चलती जबान जल नहीं जाती। हम चलो उस खातून से जाकर मिल आते, माफी मांग आते। अगर उन्हें बुरा लगा हो तो वो लड़का खुद पीछे हट जाता। तुम जो हर बार इसके गुस्से को हवा देती हो, आज देखो वो हम किस मकाम पर पहुंच गए। हिजाब चेहरे पर हाथ रखे इनकी एक एक बात सुन रही थी, लेकिन अब भी वो खुद को गलत नहीं समझ रही थी। इसकी गलती थी ही नहीं, अगर थी तो बस उस शख्स की। तासीर साहब खामोश बैठे थे, इनकी आंखें खुश्क थी। बीवी के लफ्ज से जैसे मुतफिक थे। उसामा और सना भी खामोश खड़े थे। उसामा अभी खुद मैट्रिक में था, इसमें हिम्मत नहीं थी कि इन बड़े लोगों से मुकाबला कर सके। हिजाब ये जबान है ना, अच्छे घर तबाह कर देती है। इसके लफ्ज तीर की तरह दिल में जा घुसते हैं। और अगर वो शख्स अल्लाह के सामने रोया ना तो हिसाब तुम्हारा अल्लाह का नहीं रहेगा, बल्कि उस शख्स का और तुम्हारा होगा। जब तक वो माफ ना करे अल्लाह भी नहीं करेगा। वो खामोश खड़ी रही। तभी आमना ने एक फैसला किया जिसको सोचकर खुद इनका दिल रजामंदी नहीं दे रहा था। आप इन्हें हाँ कह दे। आमना की बात सुनकर सब इन्हें देखने लगे। किसी को इनसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अभी हिजाब चला उठी। तासीर साहब, सना, उसामा सब हैरान थे इस फैसले से। मैं नहीं चाहती इस घर से भी कोई रारिया निकले। माँ के लफ्ज हिजाब का दिल निचोड़ गए। वो भागती हुई रूम में जा घुसी। हिजाब, मुझे अंकल अच्छे नहीं लगते। 8 साल हिजाब आयशा और रानिया ट्यूशन पढ़ने अपने ही एक मोहल्ले के प्रोफेसर के पास आती थी, जो अपनी बीवी, माँ और बेटी के साथ वहां रहते थे। आज भी ट्यूशन जाते वक्त रानिया उदास थी। वो अपनी माँ को भी काफी दफा अंकल की हरकतें बता चुकी थी, लेकिन इसकी माँ यही कहती कि बच्चों को सब प्यार करते हैं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन अभी मानती ही नहीं, कहती है ये सब से कम पैसे लेते हैं। हिजाब ने मुंह फुलाकर कहा। तो ऐशा बोली, अब अंकल पास बैठे तो कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर जा रहा है। ऐशा की बात पर दोनों ने सर हिलाया। तीनों बातें करते करते सर के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा इनकी बीवी ने खोला। वो कहीं जा रहे थे। इनकी गोद में इनकी 6 माह की बेटी थी। इनके साथ इनकी सास भी थी। अंकल की बीवी मुस्कुराते हुए तीनों से मिली और इन्हें अंदर भेजकर खुद सास के साथ बाहर निकल गई। साथ तलफीन भी की, बच्चों अंकल बस आ रहे हैं, तब तक तुम लोग अपना होमवर्क कर लो। तीनों सर हिलाते अंदर जाकर चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ गई। रानिया, बेटा कल जो याद करने के लिए दिया था वो करके आई हो? वो शख्स बाल
खुद टॉवल से रगड़ता आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। वो नहा कर आया था, शर्ट हल्की गीली थी। नहीं अंकल, कल दादू आई थी, वो मेरी कजन्स भी, तो मैं याद करना भूल गई, वो भराई हुई आवाज में बोली। शहद रंग आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, गोरी रंगत नाक रोनी की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। सामने बैठे शख्स की आंखों में लम्हों में हवारियत जागी। आज जब तक तुम कल और आज वाला सबक नहीं सुना रही थी, छुट्टी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर तीनों ने बेसाख्त एक दूसरे को देखा। फिर यही हुआ था। हिजाब और आशा का काम होती अंकल ने इन्हें जाने के लिए कहा। अंकल, रानिया की तबीयत ठीक नहीं। आंटी ने कहा था जल्दी आना। तुम लोग नहीं गए तो तुम्हारी भी छुट्टी बंद। अब जाओ, कल भी ये यही रहे कहेगी। याद नहीं किया? वो शख्स दोनों को दरवाजे तक छोड़ा और ठाक से दरवाजा बंद कर दिया। हिजाब और आशा ने खौफ से एक दूसरे को देखा। अंदर बैठी रानिया की जान निकल गई। दोस्तों को जाते देख वो फौरन उठ खड़ी हुई। मुझे मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, वो रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी। शहद रंग आंखों में खौफ था। वो शैतान इसके करीब आया और कहका लगा के हंसा। कुछ देर बाद कमरे में चीखें गूंजी। अंकल, दरवाजा खोले, हम अभी अब्बू को बुलाएंगे, दरवाजा खोले। हिजाब और आयशा जो रानिया के इंतजार में वही खड़ी थी, इसकी चीखें सुनकर दरवाजा बजाने लगी। बचाओ मामा, मामा, ये अंकल। 8 साल की मासूम बच्ची कुछ बोलती इससे पहले ही उस शख्स ने रानिया के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों का गला घोटा। कमरे में वहशतनाक खामोशी छा गई। उसे बुरी तरह नोच कर अब वो वहशी दरिंदा खौफ से उस बच्ची को देख रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो ये सोच आती उसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। बाहर से मुसलसल बच्चियों की रोने की आवाजें आ रही थी। एक ही रट लगाए वो वापस इस दरिंदे को उकसा रही थी। छोड़ो मेरी दोस्त को। उस शख्स ने पल भर को सोचा, फिर दोनों हाथों से बच्ची का गला घोटा। वो अपने हाथ पांव मारती अपनी माँ को पुकारती रही। बैड अंकल, गद्दे गद्दे। बाहर से आती चीखों से इसका खौफ मजीद बढ़ा और जोर लगाकर उसने पल भर में उस बच्ची की चलती सांसें रोक दी। हिजाब ने अपने कान बंद कर दिए। हर रात ये चीखें उसे नींद से जगा देती। वो घुटनों में सर दिए बलक बलक कर रोने लगी। तभी सुकून बड़ा लफ्ज उसे अपने सर पर महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो सामने उसकी माँ थी। वो इनके गले लगकर रोने लगी। हिजाब, ये वो रिश्ता है जो बार बार ठुकराने के बावजूद हमारे दर पर आया है। जब शादी होती है फिर चाहे कुछ भी हो, वो होकर रहती है। क्या पता इसमें कोई वसलत हो। हिजाब ने नजरें उठाकर माँ को देखा जिसे पूछ रही हो, मुझे बर्बाद करके आपको कौन सा सुकून मिलेगा। इसके बाद आज दिल पर पत्थर रखा था, तभी नजरअंदाज करके इसकी परेशानी चुमी। सच बताओ तो निशई का सुनकर वो कहकर खामोश हुई। हिजाब जो जवाब का इंतजार कर रही थी, इनकी बात बदलने पर हिजाब के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट रेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बर्बाद नहीं, आबाद होकर वहां जाए। क्या पता तुम्हारी आमद उसे सुधार दे। आप मुझसे कुर्बानी मांग रही है। वो इनसे अलग होकर गुस्से से बोली। वो कुछ कहती इससे पहले तासीर साहब दरवाजा बंद करके अंदर आया और हिजाब के साथ जमीन पर बैठ गया। हिजाब बेटे, मुझे खुद से ज्यादा बेटियों की इज्जत अजीज है। वो इसके सामने हाथ जोड़ रो पड़े। हिजाब को आज पहली बार सब रिश्ते मुफाद परस्त लगे। मैं सोच कर बताऊंगी, प्लीज बाबा। हिजाब ने इनके जुड़े हाथ पकड़ के होठों से लगाए। इसके जवाब पर दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे को देखा और तासीर साहब उसे गले लगाकर बीवी के साथ इसके रूम से निकल गए। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, अब जब बर्बाद होना ही है तो उसे भी क्यों ना करूं। बाबा ने जो बताया इसके मुताबिक वो लोग ये शहर भी छोड़कर नहीं जा सकते। इमराज के आदमी जरूर इन पर नजर रखे होंगे। इंतकाम की जल्दी आग को बुझाने के लिए उसने महविश को मैसेज किया, अपने भाई का नंबर सेंड करो। टॉप करके उसने बेदली से सेंड किया। महविश अब बात तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। तभी उन्हें छोड़ वो दूसरे मेंबर्स के साथ ग्रुप बनाकर बैठ गई। 5 मिनट बाद उसे महविश का मैसेज रिसीव हुआ। क्यों इतनी जल्दी दिल आ गया, अपनी बात पर कायम तो रहती। मैसेज के साथ महविश ने नंबर सेंड किया, बाबा एवर अमर जी। हिजाब खून के घूंट पीकर रह गई। मरकर भी उसे इस शख्स से मोहब्बत नहीं हो सकती। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद उसने ब्रास का नंबर डायल किया। जी फरमाए, आज इस काफिर की याद कैसे आ गई है। चहकती हुई आवाज। हिजाब का दिल चाहा मुंह नोच ले। तुम जानते हो मैं हिजाब बात।
وہ حیران رہ گئی، کیا پہلے سے اس کا نمبر سیو تھا اس کے پاس؟ جسے برباد کرنا ہو یا بعد، اس کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیزار سا بیٹھا اس کی یادوں میں گم تھا، فون اسکرین پر حجاب رام دیکھتی ہی اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ شادی کے لیے کریش شادی نہیں، تم سے شادی کے لیے۔ جہاں اس کے پورے موڈ خوشگوار کیا، وہی حجاب تاثیر کی حال نے یہ خوشی دگنی کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے ہوتی اور ابراز حیات اس کے سامنے اپنی فیورٹ مشروب سے جشن مناتا، پھر اس خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ رہنا ہوتا۔ بات وہی ہے، مجھے بولنے دو یا خود بول لو، میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ زد چھو کر بولی، اس شخص کے ساتھ رہنا تو دور بات کرنا بھی اسے محال لگ رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ بلیک میلنگ مجھے پسند نہیں، میں پسند نہیں کروں گا تو برا نہیں لگتا، لیکن کوئی سامنے سے کرے تو دل چاہتا ہے کھڑے کھڑے اسے گجا کر دوں۔ حجاب کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے بالوں پر گیا۔ بیبی، تمہیں نہیں کہہ رہا، تمہارے بال تو ابھی دیکھ رہے ہیں، تمہارا وہ حجاب میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ آخر تھپڑ جو کھایا تھا یاد ہے نا بیبی؟ دل جلانے والے انداز تھا حجاب کا، پور کسی آنکھ میں جل رہا تھا۔ میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں جو بیبی کہہ رہے ہو، باہر میں جاؤ مرو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے شادی کرتے ہو۔ وہ پھکاری، شرط کیا ہے؟ ابراز کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ اب نہیں، اب پیر بھی پڑو گے تب بھی شادی نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی فون بند کرنے لگی تھی کہ ابراز کی اگلی بات نے اس کے چھکے چھڑوا دیے۔ تمہاری اگلی بات میرے سوال کا جواب نہ ہوا تو یاد رکھنا، 15 منٹ کے اندر مولوی، گواہ اور نکاح نامہ سب تمہارے سامنے ہوں گے اور منہ سے بس قبول ہے نکلے گا، سو بی کیئرفل۔ وہ مزے سے کہتا اسے پل پل اذیت سے نواز رہا تھا۔ فہیم احمد اسے برباد کرنا ہے، ایسے کہ کبھی زندگی میں خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ابراز جہاں اس نام پر چونکا، وہی حجاب کے دل میں اس کے لیے نفرت اسے تشویش میں مبتلا کر گئی۔ نون آف یور بزنس، سکون سے جواب آیا۔ بے مقصد اپنے باپ کو سلام نہیں کہتا، تمہارا کام کیوں کروں گا؟ وہ بھڑک اٹھا۔ دماغ بس فہیم احمد پر الجھا تھا۔ ہی از ریپسٹ۔ پل بھر کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، پھر ابراز کا کہہ کر گجا وہ ہنستا چلا گیا۔ حجاب کو وہ کوئی پاگل لگا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے مولوی بن جاؤں، لیکن تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے مسجد میں پیر رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ گڈ بائے بیبی، تمہاری بات سنے بغیر کال کاٹ دوں گا، کیونکہ تمہارے منہ سے صرف اقرار اچھا لگتا ہے جو آج تک سنا نہیں۔ انکار سے سخت نفرت ہے، خاص کر تمہارے منہ سے۔ کل رات 9 بجے کی نیوز ضرور سننا جو تمہاری شرط کے مطابق ہوگی، اور ٹھیک اگلے دن 3 بجے ہمارا نکاح ہوگا۔ کہتے ساتھ ابراز نے کال کاٹ دی۔ حجاب کو آج پہلی بار وہ شخص عجیب لگا، بہت عجیب۔ پورا دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو سوچ رہی تھی جس سے وہ شرط رکھ بیٹھی، اگر پوری کر دی تو۔ نہیں، یونی میں اس کا دل ابراز حیات کی سوچوں کے گرد ہی گھومتا رہا، جس بے چینی سے وہ رات کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اسے سکون نہ ملا۔ وہ پورے گھر میں چکر کاٹتے سوچتی رہی کس طرح اپنی ماں کو اس نئی حرکت کا بتائے۔ اب وہ بتانے کا سوچتی بھی تو اسے گال پر پڑا تھپڑ یاد آ جاتا۔ بے شک وہ ہاں کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن صبح سے اس کی ماں نے اسے تنگ نہ کیا، الٹا حجاب کوشش میں رہی کہ وہ اس سے پوچھ لے۔ اسی کشمکش میں پورا دن گزر گیا، لیکن اس نے اپنا کارنامہ نہیں بتایا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، مشہور تنظیم کے ممبر فہیم احمد کو آج ایک ہوٹل میں لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں پایا گیا، جو لگ بھگ ان کی بیٹی کی ہم عمر ہے
اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے یہ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر رات کی کہانی ہے۔ روز ایک نئی لڑکی کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج یہ خبر سورس کے ذریعے منظر عام پر آئی، جو فہیم احمد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، ابھی خبر آئی ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی وائف نے خلا کا کیس بھی دائر کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں ناظرین، ان کے گھر سے تقریباً 90 لاکھ بلیک منی برآمد ہوا ہے۔ وہ آگے بھی آج کی تازہ خبریں سنا رہی تھی، لیکن حجاب کو جو سننا تھا وہ سن چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں آ کر سب سے پہلے یہ خوشی اس نے اپنے رب سے شیئر کی۔ 2 نفل نماز ادا کر کے آج وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ رانیہ اس کے لیے کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے، آج تک وہ اس کی دعاؤں میں ہی رہی ہے۔ مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفا غالب کہ میں نے بھی لٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا۔ کئی سالوں بعد وہ اس دن سکون بھری نیند سوئی تھی، لیکن اگلے دن اس کے لیے کسی طوفان سے کم رہا تھا۔ وہ اپنا کہا سچ کر گیا۔ حجاب تاثیر کے جملے حقوق اس شخص کے نام ہوئے جس سے اس نے اپنی زندگی میں فہیم احمد کے بعد سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ ویلکم بیبی۔ حجاب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے وہ شخص اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا۔ اس کی ماں ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ساما اور ثنا گھر میں نہیں تھے، وہ اکثر اس کے بعد ہی آتے تھے۔ اس کے بابا سر ہاتھوں میں لیے ابراز حیات کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حجاب اسے دیکھتی اس کی ماں تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس دن جب پوچھ کر بیزار ہو گئی تھی تب جواب کیوں نہیں دیا، اور اب اس طرح تماشا بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا۔ وہ اب پورے باراتی لے آیا ہے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر دھیمی آواز میں دانت پیستے کہا، امی میں نے تو کوئی ہاں نہیں کی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حجاب ماں کو غصے میں دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول گئی۔ اس کی ماں نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو۔ ابراز بھی اس کی آواز بخوبی سن چکا تھا۔ 5 منٹ میں جو کر سکتی ہیں کریں، اگلے 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے۔ میں اسی وقت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ میری عزت بنے گی، تمیز، احترام، تربیت اب صرف میں ہی اس کی کروں گا۔ وہ نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کا سکون برباد کر گیا۔ حجاب بیٹے، کیا تم نے کل اسے کوئی امید دلائی تھی؟ اپنے بابا کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی، اور آج پہلی بار حجاب نے دیکھا اس کے بابا کا سر صرف اس کی وجہ سے شرمندگی سے جھکا تھا۔ اگلے 5 منٹ بعد حجاب تاثیر کے ساتھ ابراز حیات کا نکاح جڑ گیا۔ گواہ مولوی وہ سب اپنے ساتھ لایا تھا جن کو بابا نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں اسے اپنے روم میں چھوڑ گئی۔ اس کی ماں نے نکاح کے لیے اسے اب صرف لال دوپٹہ اڑایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جیت کی خوشی منانے اس کے کمرے میں آیا تھا اور موت سی دل دہلانے والی خبر دے گیا۔ صرف 1 ہفتے میں رخصت تھی۔ وہ دوپٹہ بے دردی سے اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی، روتے روتے نہ جانے کس پر اس کی آنکھ لگی۔ عبایا پہن کر تیار ہو جاؤ، ابراز آ رہا ہے تمہیں لینے۔ حجاب عصر کی نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ ایک اور دھماکے دار خبر اس کی منتظر تھی۔ کیوں؟ اور آپ کیسے مزے سے کہہ رہی ہیں، جانتی نہیں کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ حجاب تو سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ ابھی شوہر ہونے کا صدمہ نہیں گیا تھا کہ ساتھ جانے کا غم مل گیا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے، اور ہاں وہ ان سے بہتر ہی ہے جو چہروں پر نقاب پہن کر رکھتے ہیں۔ وہ جیسا ہے سامنے ہے، جھوٹا، دوغلا، منافق نہیں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، آنکھوں میں دیکھ کر بہت کچھ جتا گئی۔ امی آپ مجھے، حجاب پوری آنکھیں کھولے صدمے کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں حجاب، تم ہی میری پریشانی نہیں، اور بھی ہیں۔ تمہارے چچا لوگ کہہ رہے ہیں دکان بیچ کر ہمیں اپنا حصہ دو۔ اب بتاؤ، محنت ساری تمہارے بابا کی، چلو حصہ ان کا حق ہے پورا لے لیں، لیکن اس طرح اچانک، اور کہہ رہے ہیں 1 ہی مہینے کے اندر ہمیں رقم دے دو۔ اب بتاؤ 1 مہینے میں کیسے ہوگا سب؟ منافق لوگ۔ حجاب غصے سے بڑبڑائی۔ حجاب ایک بات یاد رکھنا، منافق منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی برائی لگتی ہے۔
اس کی ماں نے آپ سے انداز میں سمجھایا، حجاب کا منہ لٹک گیا۔ صبح اس نے اپنے بابا کو بھی شرمندہ کر دیا۔ امی میں حجاب انکار کرتی اس سے پہلے آمنہ اس کے ارادہ بھاپی۔ حجاب براز کا فون آیا تھا، اس نے میری اجازت لی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب مہربانی کر کے مجھ سے بحث نہ کرو، وہ نیچے آ گیا ہوگا، تم عبایا پہن کر جلدی جاؤ۔ حجاب آنسو پیتی عبایا پہن کر نقاب کرنے لگی، ساتھ ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ماں کو دیکھا، شاید جانے سے منع کر دے، لیکن وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ مجھے مس کیا جانے من۔ وہ انگلی پر کی چین گھماتا کار سے ٹیک لگائے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس کے ماتھے پر ابھی بھی پٹی لگی ہوئی تھی، لیکن ہاتھ اور پاؤں بالکل سلامت تھے۔ دروازہ کھولو، وہ اسے قہر برساتی نظروں سے نواز کر غصے سے بولی۔ زری نے پیچھے ہٹ کر کار کا دروازہ کھولا، اس کی نظریں حجاب کا پور حفظ کر رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی بیٹھ گئی۔ بیویوں والی ادائیں ہیں، اس پر جھک کر کہتے ہوئے مسکرایا۔ براز کا ایک بازو کار کے دروازے پر رکھا تھا، دوسرا یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے کے لگے۔ تبھی حجاب نے صبر کا پیمانہ لرزبریز ہو گیا۔ اپنی نظریں قابو میں رکھو ورنہ یہ آنکھیں نوچ لوں گی، وہ دانت پیستے بولی۔ براز نے دوسری سائیڈ آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دیکھنے کا، سراہنے کا، دیدار کرنے کا حق صرف ان آنکھوں کو ہے۔ کار سٹارٹ کر کے وہ حجاب کو آنکھ مار کر بولتا اسے آگ لگا گیا۔ حجاب نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ ابراز ڈرائیونگ کرتے ساتھ ایک نظر اسے دیکھتا جو چپ کا کلف لگائے بیٹھی تھی۔ ابراز کو اس کی خاموشی زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کو بولنے کا کہہ نہیں سکتا، لیکن جانتا تھا اس کے میوزک آن کرتے ہی وہ پٹر پٹر اپنا لیکچر شروع کر دے گی۔ یہ بند کرو، بہت گناہ ہے گانا سننا۔ گانے شروع بھی نہ ہوا تھا کہ وہ چلا اٹھی، شوہر کی نافرمانی بھی گناہ ہے بیگم صاحبہ، سکون سے کہتا۔ اس کا سکون غرق کر گیا۔ ایسا شوہر ہو تو فرمانبردار بیوی بھی نافرمان بن جائے۔ جواب حاضر تھا، تمہاری جیسی بیوی ہو تو کافر بھی مسلمان ہو جائے۔ مزاحیہ انداز میں کہتا وہ اسے تپا گیا۔ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی، تبھی اپنا حجاب درست کرنے لگی۔ گھٹیا انسان، جیسا بھی ہوں بیبی اب بس تمہارا ہی ہوں۔ بل ہلکی بڑبڑاہٹ بھی وہ سن چکا تھا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، کارڈ کھانے والے انداز تھا۔ ابراز جی جان سے فدا ہو گیا، دل نہیں لگ رہا جان۔ حجاب نے گھوری سے نوازا جسے وہ نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، ہے ہمت تو مقابلہ کرو۔ حجاب کو اس کی بے باکی دیکھ نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ آئی؟ وہ اسے باتوں میں لگا کر سنسار جگہ لے آیا، کہاں کوئی نہ تھا، ایک پرندہ تک نہیں، اور گاڑی ہلکی ہلکی چلا کر اب تقریباً رک چکی تھی۔ ویرانہ دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ جانے پر بہت حساب ہے جو تم سے لینے ہیں، اب تک صرف تھپڑ کا سوچا تھا، لیکن تم نے تو کل انکار کر کے ایک بار پھر میرے اندر کے حیوان کو جگایا۔ وہ جس کے لہجے میں اب تک شوخی تھی یکدم اپنا لہجہ بدل گیا۔ حجاب جو کچھ کہنے والی تھی خوف سے پیچھے کھسکی۔ ابراز کا جاندار کہکا گونجا، جانے پر یہ بس ہلکا غصہ نکل آتا ہے، بےعزتی کا بدلہ لوں گا مگر ایسا کہ چاہ کر بھی نہ بھولو۔ خیر فہیم احمد نے کس کا ریپ کیا؟ ابرار کی بات نے جہاں اس کا دل دہلایا وہیں اسے کچھ حوصلہ ہوا، شاید اسی بات کے لیے وہ اس سے سنسار جگہ لے آیا۔ کیوں بتاؤ؟ اپنی تیز چلتی دھڑکنیں بحال کر کے بولی، نہ مذاق کے موڈ میں ہوں نہ تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں۔ سنسار سڑک دیکھ کر سمجھ چکی ہوگی، عام سے انداز میں کہہ کر بہت کچھ جتا گیا، لیکن حجاب نہیں ڈری۔ ایک بچی کا ریپ کیا اس نے، تمہارے مطابق اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عام سا انداز تھا، جیسے پہلے سے سب کچھ جان چکا ہو، زندہ تڑپتے رہنا چاہیے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت تھی۔ اوکے، تم کل ہنسے کیوں؟ اور فہیم احمد کو جانتے ہو نا؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن تم نے جو اسے سزا دی اس سے صرف اس کا کریئر تباہ ہو گیا۔ مال و دولت تو اب بھی اس کے پاس ہے۔ حجاب بطور اسے دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ سکون۔ امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کی اس امید میں سے کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا،
लेकिन अफसोस बीवी ने फंसा दिया। वैसे बीवी है बड़ी खतरनाक चीज़। उसे अपनी नज़रों के हालत में रखे इब्राज ने सिरगट सुलगाया। हिजाब ने नज़रें फेर ली। इसकी पोस्टमार्टम करती निगाहें हिजाब को जहर लगी। बीवी का कहना था झोंपड़ी में भी रह लेगी लेकिन इज्जत से शोहर का कमाया खाएगी। अफसोस शोहर ट्यूशन देने लगा लेकिन फितरत इंसान की नहीं बदलती। लड़कियों का शौक पहले से था। इस मासूम बच्ची को देख वो जो शरीफों का मास्क लगाए बैठा था जवान बन गया। गुनाह छुपाने के लिए बीवी के साथ वो उस शहर से भाग गया। वहां से अपने ससुराल पहुंचा। सारी जिंदगी वहां रहा, ससुर का खाया। उसी की पार्टी ज्वाइन की, सियासत में आया। लेकिन कहते हैं ना, खुदा जिसे आबाद रखे जिसे बर्बाद। फहीम अहमद के पास पैसे बहुत थे लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। एक बेटी बचपन में फौत हो गई, दूसरी अबनॉर्मल हुई और कल रात वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब ना घर का है ना घाट का। बीवी छोड़ चुकी, दोस्त रिश्तेदार सब ने छोड़ दिया, कोई मुंह नहीं लगा रहा। आखिर में वो हंसा, जानलेवा मुस्कुराहट थी। एक हाथ से सिगरेट पकड़ते इब्राज ने दूसरे हाथ से कार स्टार्ट की और इस दफ़ा इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। हिजाब जो गौर से उसे देख रही थी, अचानक कार स्टार्ट होने पर जैसे होश में आई। फहीम अहमद तुम्हारा कौन है? हिजाब को पूरी तफसील सुनकर यकीन था इसका ये जवाब रहकर नहीं जाएगा। फुप्पा है मेरा। जान छुड़ाने वाले अंदाज था जैसे मजीद इस टॉपिक पर बहस नहीं। और हिजाब ने बहस की भी नहीं, खामोशी से बाहर का मनाजर देखती रही। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइवर के बाद वो उसे एक बुटीक में ले आया जहाँ से ब्रास ने खुद उसे शादी और वलीमे का ड्रेस दिलवाया। और हिजाब का इंटरेस्ट न देख इब्रार का मूड ख़राब हो गया। वो ड्रेस लेते ही उसे घर छोड़ कर चला गया। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो अभी लेक्चर लेकर निकली थी कि इब्राज की कॉल आ गई जिसे देखते ही इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। क्यों? वो फाड़ खाने वाला अंदाज था। दादी से मिलाना है। इन्हें अभी तक यकीन नहीं हमारा निकाह हो चुका है। वो शायद अच्छे मूड में था, फ्रेश सी आवाज़ थी। मैं उनसे बाद में मिल लूँगी। हिजाब ने साफ इनकार किया। मसला क्या है? इब्राज को इसका इनकार नागवार गुजरा। मसला ये है कि तुम्हारे साथ जाकर मैं अपना तमाशा नहीं बनवा सकती। मेरी एक रेपुटेशन है यहाँ। तुम्हें मेरे साथ जाने में शर्म आती है? इब्राज के माथे पर शिकने उभरी। जाहिर है सब तुम्हारे साथ मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वैसे भी मैंने अभी किसी को बताया नहीं, ना बताने का इरादा है। अभी ये करवा घूंट मैंने ही हजम नहीं किया। और अब फ़ोन ना करना। अल्लाह हाफिज। हिजाब ने जान छुड़वा कर जल्दी काटी, साथ सेल ऑफ कर दिया। अनजाने कि उस शख्स की आवाज़ से भी हिजाब तासीर को नफरत थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दादों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। महविश भी दिल ही दिल में खुश थी लेकिन आज तक अपनी बेइज्जती नहीं भूली। हयात साहब ने फबिया को बहुत मुश्किल से राज़ी किया था। नाचारा उन्हें फबिया को एक्सीडेंट वाली बात भी बतानी पड़ी। इसके बाद वो शादी की तैयारी में मुंह पर कलफ फक्कल लगाए हिस्सा ले रही थी। और आखिर में वो दिन भी आया जब शादी हाल में रस्मों के बाद हिजाब को इब्राज के संग जाना पड़ा। शादी के ये पूरे दिन इसकी माँ उसे समझाती रही कि ज़बान को कंट्रोल रखना, शौहर के हकूक़ भी बताती रही। लेकिन हिजाब को तो बस उनका करीब आते दिनों में एक ही बात समझ आ रही थी कि इसकी शादी एक शराबी नशेई से हो रही है। बहुत मिस करता हूँ तुम्हें जाने मन। वो बाप के गले लगकर काफ़ी देर रोती रही। इसके साथ चलता इब्राज कब से इस फिल्मी सीन से उतार चुका था। आखिरकार जब वो सब से मिलकर कार में बैठी, इसके साथ बैठे इब्राज ने इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जो ऐसे लफ्ज़ बोलते हो। वो हाथ छुड़ाकर तेज़ लहजे में बोली। इब्राज को इससे ऐसी उम्मीद ना थी। उसे लगा था अब तक वो इस शादी को कबूल कर चुकी होगी। तुम्हें याद है कैफेटेरिया वाला सीन जहाँ तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी? इब्राज का लहजा अजीब था जो हिजाब को महसूस हुआ। तुम उसी लायक थे, मुझे अफसोस नहीं इब्राज। हयात, तुमने जो मेरी फैमिली के साथ किया, तुम्हारी वजह से मैं अपने बाबा के सामने शर्मिंदा हूँ। हिजाब का लफ्ज़ नफरत में डूबा हुआ था। शट अप हिजाब तासीर, आज का दिन तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। इज्जत गंवाना क्या होता है तुम्हें आज पता लगेगा। वो गड़गड़ाया और शुरुआत हो चुकी थी क्योंकि कार रुकते ही वो उसे छोड़कर अंदर चला गया। इब्राज की कज़न उसे अंदर ले आई। दादी और महविश दोनों कार में आ रहे थे।
दूसरी कार पे आ रहे थे। इब्राज का इस तरह छोड़कर जाना उसे खौफ में मुतबा कर गया। काफी देर वो अकेली मेहमानों के बीच बैठी रही। फिर एक खातून ने ही कहा, दुल्हन को दूल्हे के रूम में छोड़ा। हिजाब को तो बस दादों का इंतजार था, लेकिन आज तो इसकी किस्मत भी उसे धोखा दे गई। वो थर कांपती इब्राज की कजन्स के साथ रूम में पहुंची। आज पहली बार शायद इसका रूम कांप रहा था इब्राज हयात के नाम से। तुम्हारी औकात है यहाँ बैठने की? इब्राज इतनी जोर से दहाड़ा कि इसका दिल कांप उठा। डीप रेड शरारे पे मुबलिस वो बेड पर बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो वैसे ही घबराई सहमी इसका इंतजार कर रही थी कि इब्राज रूम में दाखिल हुआ। दरवाजा खोलती तेजी से इसकी तरफ लपका और झटके से उसे बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। चटाह वो उसे थप्पड़ से नवाजता जहरीले लफ्ज इसकी समातों से गुजार रहा था। जिंदगी अजाब कर दूंगा, तुम्हारी मौत मांगूंगी तुम। उसे झटके से इसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ रूम से बाहर ले आया। वो सहमी चिड़िया की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते वो उसे हाल में ले आया जहाँ मेहमान गपशप में लगे हुए थे। इसका पूरा खानदान इस वक्त हाल में मौजूद था। इब्राज ने गिरफ्त ढीली करके तकरीबन उसे फेंकते हुए अपनी माँ से कहा, ये क्या कर रही थी मेरे रूम में? इसकी औकात है मेरी कमरे में कदम रखने की? इसकी धार से बहविश तक कांप उठी, जो पहली बार अपने भाई का ऐसा रूप देख रही थी। ये तुम्हारी ही पसंद थी, मत भूलो। अब इसकी माँ ने गुस्से से कहा, पसंद थी अब नहीं है। एडमाइंडेड, ये मुझे अपने रूम में नजर आया है। वो उससे कहर बसाती नजरों से घूरकर अपने रूम में चला गया। दरवाजा बंद करने की आवाज नीचे तक सुनाई दी। दुल्हन के रूम में सजी वो जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। इतने मेहमानों के सामने बेइज्जती पर पहली दफा उसने मौत की शिद्दत से दुआ की। इसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि खुद को गलीज नजरों से बचाने के लिए वो पर्दा करती थी। उसने सामने खड़ी बहविश को देखा, जो फतहबंदी से उसे देखकर आंखों ही आंखों में कह रही थी, क्यों उतर गया पारसी के भूत? उसने अपनी आंखें बंद की तो गालों पर आंसुओं का अबशार बह निकला। कहा था ना, जल्दी आग में खुद को मत झोंको, अफसोस होता है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हो। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखते गोया हुई।